हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट की बात करने वाले हैं। जनरल टेस्ट में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी के जीके में जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट से हम चुन चुन करके क्वेश्चन को लेकर के आते हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट जैसे ही आप करेंगे, लगातार बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे जहां पे आपकी तैयारी बहुत जोरों शोर से कराई जा रही है। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को सुनते जाइएगा, सुनने मात्र से ही प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान से बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरी बात को अगर आप सुनते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए चलूँगा, ध्यान से आपको पूरी वीडियोज़ को देखना है। पहले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, ठीक है। महिला शासक की बात कर रहा है, जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी वो कौन थी। पहला ऑप्शन चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है रजिया बेगम, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारत की जो प्रथम महिला शासक बनी थी उसका नाम था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजिया बेगम, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की जो पहली महिला शासक बनी थी वो थी रजिया बेगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आप सभी के सामने कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ठीक है। टीपू सुल्तान की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है हैदराबाद का, दूसरा है अहमदनगर का, तीसरा है मैसूर का और चौथा है बीजापुर का। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में? पहला ऑप्शन महमूद गजनवी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद बिन कासिम, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम, ठीक है। तो महमूद बिन कासिम जो है भारत पर यानी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने चौथा प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय समाज को? पहला ऑप्शन है कनिष्कों के द्वारा, दूसरा है हर्ष के द्वारा, तीसरा है समुद्रगुप्त के द्वारा और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आप सभी को याद रखना है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात करें तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था भारतीय साम्राज्य, ठीक है। तो भारतीय साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, ठीक है। ये प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को जो है किसने नष्ट किया था अपने आक्रमण के द्वारा? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है सुल्तान महमूद, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है मोहम्मद गौरी। आप सभी को याद रखना है, महमूद गजनवी जो था ये 1025 ईस्वी में 17 बार आक्रमण किया था इसने, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था बिल्कुल। तो ये कौन था? महमूद गजनवी था, यानी कि मतलब इसका नाम सुल्तान महमूद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महमूद गजनवी या आप सुल्तान महमूद कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है ताजमहल, अजंता गुफाएं और खजुराहो। इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं जो है ये सबसे प्राचीन जो है स्मारक है, ठीक है। सबसे प्राचीन स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है पशुपति की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या इंद्र की पूजा करते थे। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, देखिए
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। किस ग्रंथ की बात कर रहा है? त्रिपिटक की बात कर रहा है। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्धों का ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है आप सभी के पास जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, और लास्ट ऑप्शन है आप सभी के पास बौद्धों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक है, तो त्रिपिटक याद रखिएगा, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 9 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में, द्वितीय लड़ाई जो है 1556 में, और तृतीय लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 10 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला ऑप्शन आप सभी को दिया है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद और बक्सर की लड़ाई के बाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो कब गढ़ी, मतलब कब गढ़ी या कब स्थापित होने लगा, जब पानीपत की प्रथम युद्ध हो गई तब। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में कब हुई, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किसकी स्थापना? मुगल वंश की स्थापना। ध्यान रखिएगा, मुगल वंश की। पहला ऑप्शन है 1455 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1822 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की जो स्थापना है भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 12 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आप एक देख रहे हैं, ए वाला, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। याद कर लीजिएगा कि प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला जो है बनवाने वाले का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां और शेरशाह। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग मुझसे बताने से पहले आप लोग कमेंट में लिख चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा, शाहजहां ने। ठीक है, था वहीं पे बात करें दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसे किसने बनवाया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो देखिए दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक देगा तो इल्तुतमिश नहीं देगा, इल्तुतमिश देगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उस कुतुब मीनार की नींव को डालने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि नींव बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उसके पश्चात इल्तुतमिश का शासन आया और इल्तुतमिश ने उस नींव को, यानी कि कुतुब मीनार के नींव को बड़ा किया और उसको पूर्ण करवाया। ठीक है, इसलिए जो है कुतुब मीनार को दो लोगों ने बनवाया। किसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ठीक है, पहला
ऑप्शन है रक्षा मंत्री को, ठीक है, धार्मिक मामलों का मंत्री को, मुख्यमंत्री को और न्याय मंत्री को। तो आप सभी को याद रखना है शिवाजी के शासनकाल में जो है पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री को जो है पेशवा बुलाया जाता था, यानी पेशवा कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15 नंबर है, वियना संधि सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि वियना संधि सम्मेलन जो है, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 में और 1920 में। आप सभी लोग याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी में जो है वियना संधि हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 16 नंबर है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। आप सभी को याद रखना है, ठीक है, आप सभी को याद रखना है तुर्की देश को जो है यूरोप का, यानी यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 17 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? कौन सा प्रश्न है कि जर्मनी का जो है एकीकरण कब हुआ था? आप सभी लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन की बात कर रहा है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति, जिसे एनईपी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, का जन्मदाता था। जन्मदाता कौन था? एनईपी का। ठीक है, आपको याद रखना है एनईपी का जो जन्मदाता था, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है स्टालिन, लेनिन और ट्राटस्की। ठीक है, मैं आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिन। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वो था लेनिन और इसने 1921 ईस्वी में एनईपी की घोषणा की थी। ठीक है, किसकी घोषणा? एनईपी की, यानी कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम प्रश्न आप सभी का इस वीडियो में, लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, लाल सेना की बात कर रहा है, इसका गठन जो है किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है ट्राटस्की ने जो है लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राटस्की ने जो है लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है आप सभी के पास दयाराम साहनी, दूसरा है राखलदास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एम वत्स और चौथा ऑप्शन है अने। तो देखिए, यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राखालदास बनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये 1921 में ये खोज हुए थे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कौन सा शासक था जिसने एक मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है आप सभी के पास बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन अन्य। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक सच्चे जैन मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है जो तराइन का पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय है और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध में। ठीक है,
तराइन के प्रथम युद्ध में किनके बीच युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आप सभी के पास 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो आप सभी को याद रखना है, जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 5 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई? ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति इन्होंने कब से अपनाई थी? तो आप सभी को याद रखना है 1858 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली और हमारे ही देश के नागरिकों के बीच फूट डाल करके लड़वाने लगे और खुद राज करने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 6ठा नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, जो आर्य भारत में आए थे ये कहाँ से आए थे? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा ऑप्शन है पूर्व एशिया से, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय एशिया से और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एशिया से। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से भारत आए थे? केंद्रीय एशिया से भारत आए थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? गुप्त समाज की। ठीक है, तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को याद रखना है, गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात आ जाएगा, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तब आप कहेंगे श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, लेकिन गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये किनके बीच हुई थी? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पानीपत की प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 ईस्वी में और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि ये किनके बीच जो है दूसरा युद्ध हुआ था, जो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये किनके बीच हुआ था, यही हमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कि अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो ये युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में, दूसरा युद्ध पानीपत का, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी? अकबर की। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, अकबर क्या किया था? जीता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि मोहम्मद गौरी जो था कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान का, दूसरा है इराक का, तीसरा है पर्शिया का और चौथा है तुर्की का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप सभी लोग चैट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ठीक है, प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, मुंबई और सूरत। कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो अपने कारखाने जो है सूरत में ये लोग स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुरंदर दास को। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदर दास को बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम फायान था और वो किसके शासनकाल में आया था? तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के और चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्रथम चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है,
भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, नाम से पुकारा जाता है। किसे जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अकबर को, बाबर को, शाहजहां को और जहांगीर को। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि इन शासकों में से शाहजहां एक ऐसा शासक है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, अंतिम गुरु जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ आरंभ हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और पंजाब में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारंभ है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है शैव संप्रदाय, दूसरा है महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, उसी तरीके से महायान भी एक धर्म है जिसे कनिष्क ने अपनाया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ठीक है, कह रहा है कि ताजमहल की जिसने डिजाइन तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है इस्माइल, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है मोहम्मद हुसैन और चौथा है शाह अब्बास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा जो था ये ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, कह रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो विश्वास रखते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा किसका होगा? ऑप्शन नंबर पहला है कल्कि का, अत्रेय का, मैत्रेय का और नागार्जुन का। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए वाला ऑप्शन कल्कि का। ठीक है, तो बौद्धों पर विश्वास करने वाले मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि अवतार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सम्राट अकबर ने, प्रश्न क्या है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, क्या प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में हुआ था? तो आप सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है मोती महल, दूसरा है हीरा महल, पंचमहल और रंग महल। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस महल का निर्माण करवाया था तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, क्या प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है, कौन सा स्तंभ? लौह स्तंभ जो है, ठीक है, इसे किस राजा ने बनवाया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है यानी लौह स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है इसे बनवाने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसने किया था? पहला ऑप्शन है मैकाले ने, दूसरा है कर्जन ने, तीसरा है डलहौजी ने और चौथा है कार्नवालिस ने। ठीक है, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है मैकाले
ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, एक बार याद भी हो जाए। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जैसे रॉलेट एक्ट उस समय लागू किया गया था, तो उससे लेकर के वो लोग मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके लिए उत्तरदायी कौन था, कौन सा जनरल ने आदेश दिया था कि वहाँ पे गोलियां चलाई जाए और लोगों को भून दिया जाए? किसने दिया था आदेश? पहला ऑप्शन है आप सभी के पास जनरल विलियम बेटिंग ने, जनरल माउंटबेटन ने, जनरल डायर ने और जनरल डलहौजी ने। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने। इसी ने आदेश दिया था वहाँ पे गोलियां चलाने की, और इसमें जो है हमारे भारतवासी बहुत लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध की बात कर रहा है और ये किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मिर्जाफर के बीच, और ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका, ब्रिटिश और हैदर अली, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, ये किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक है, प्रश्न क्या है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन ने, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने और लॉर्ड कर्जन ने। आप सभी को याद रखना है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पांचवा है कि किस वर्ष में म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जो है म्यांमार, जैसे पहले भारत में हुआ करता था, भारत से अलग किस वर्ष में हुआ? पहला ऑप्शन आप सभी के पास है 1950 ईस्वी में, 1947 में, 1937 में और 1950 में। आप सभी लोग याद रखेंगे 1937 में जो म्यांमार था हमारे देश यानी भारत से अलग हो गया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 6 नंबर है कि जालियांवाला बाग की किस सन में हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड मैंने अभी बताया कि 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संस्थापित करने वाला संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, दूसरा है सर सैयद अहमद, तीसरा है मोहम्मद अली जीना और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8वां है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन से और चौथा है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है जो चौरी चौरा कांड है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन आप याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप कह दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 9 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? पहला ऑप्शन है अलगाववादी आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे जब प्रथम युद्ध चल रहा था तो भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन था वो था ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सबसे पहला और
सबसे पुराना शहर कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है हड़प्पा जो शहर है ना, हड़प्पा शहर यानी ऑप्शन नंबर बी, ये जो शहर है इस शहर को भारत में सबसे पहले और सबसे पुराना इसे शहर माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित की बात करें तो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन उपनिषद है, अथर्ववेद है, शल्वसूत्र है या शतपथ ब्राह्मण है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शल्वसूत्र। ठीक है, शूल्वसूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्वसूत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 12 नंबर प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, किस वेद में जो है किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, उसके बाद है सामवेद में, फिर है अथर्ववेद में और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद। ठीक है, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वेदों की संख्या कितनी है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। आप सब लोग आंख बंद करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ये 4 हमारे पास वेदों की संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 14 नंबर है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामवेद को, दूसरा है ऋग्वेद को, तीसरा है अथर्ववेद को और चौथा है यजुर्वेद को। कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार सभी लोग कमेंट में जरूर लिख देंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आप सब लोग याद रखेंगे सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्यालय क्या था? ठीक है, क्या कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्यालय था वो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो जो ऋग वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षा, दूसरा है पशुपालन, कृषि और व्यवसाय। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन था। ठीक है, तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 16 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण नाम ही आ गया है कृष्ण, तो आप समझ जाइएगा श्रीमद् भागवत गीता की बात हो रही है। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का, ठीक है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या बताया गया है? पहला है भूमि, दूसरा है गोधन, तीसरा है गोधन और भूमि और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोधन को। ठीक है, तो गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है? आप सबको याद रखना है कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। ठीक है, तो टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 19 नंबर, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, तो देखिए वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था इनमें किसकी उपासना करते थे वैदिक धर्म के लोग? पहला ऑप्शन है पशुपति की, प्रकृति की, माता की, त्रिमूर्ति की। तो आप सभी को याद रखना है वैदिक धर्म की बात करें तो प्रकृति की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? पहला ऑप्शन है वरुण को, इंद्र को, राम को और कृष्ण को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर शब्द से संबोधित किया गया है, उनका नाम जो है पुरंदर रखा गया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।